जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ इवनिंग। सर, आ रही है। ठीक ठीक, ओके। वीडियो क्लियर है सभी को? नेहा है, सविता सिंह जी है, शैलवी है। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते, आज है आपकी 17 मार्च है, जो कि होलिका दहन का दिन है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मेरे और ये इस शिक्षा संवाद परिवार की तरफ से आपको तथा आपकी तरफ से और जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे रिकॉर्डेड, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। सबसे पहले हम लोग जुड़े हैं जो एनटीए इवनिंग सर। यूजीसी ने। हाँ बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ जरूर जुड़े। साथ ही साथ जो पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की, या एमएड या एमए इन एजुकेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह क्लासेस काफी महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोगों का टारगेट है एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी गुड कंप्लीट इवनिंग करेंगे। सर। सेक्शन डी के टू पार्ट्स को सेक्शन डी के पार्ट्स को हम लोग स्टार्ट कर चुके, जिसमें से हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को और मॉर्निंग में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा गांधी पढ़ेंगे। ठीक, महात्मा गांधी जी पढ़ेंगे। ठीक, महात्मा गांधी जी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जब महात्मा गांधी जी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम लोगों ने बोला था ना पिछली क्लास में। आप सभी को जो पढ़ाया था वो सब याद है? बताओ। पिछली जी क्लास सर। में जितना हम लोगों ने पढ़ा था उतना सब याद है? अगर आपसे पूछा जाए कि सर रविन्द्रनाथ क्लास टैगोर जी नहीं का देखी थी। जन्म कब हुआ था या किस समय हुआ था, तो आप बता सकते हो? बताओ, कोई भी बताओ। जी सर। बताओ बताओ। 1861 18। कोलकाता में हुआ था। 1861। हाँ, 1861 में, 1861 में कोलकाता में होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो नेहा बताओ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? सर 12 जनवरी 1863। 1863 ईस्वी को हुआ था। वहीं इनके फादर्स के नेम में भी मैचिंग मिलती है हमें कि इनके फादर, अब बताओ विवेकानंद जी के फादर का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। ठीक, और जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर का नाम क्या था? सर विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर टैगोर दत्त कहाँ लागी लड़की। सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम केवल बताइए बस। सर विवेकानंद जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। और स्वामी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के? देवेंद्र नाथ टैगोर। हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर था। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बताया। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक संस्था का निर्माण किया था, जिसको सबसे पहले शांति निकेतन कहते हैं। तो शांति निकेतन शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1901। 1901 में। यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा कि शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम का ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम का जो निर्माण या स्थापना हुई, वो कब हुई थी आपकी? 1852 में। हाँ 1892 में। हाँ। सर 1892 में सर क्या सोच। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा ज्यादा हो गया था, इसलिए ऐसा हॉर्न बज रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि स्वामी जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की या टैगोर जी की बात करेंगे, तो हमें दो चीजें मिलती है। एक शांति निकेतन जो एक विद्यालय, छोटा सा विद्यालय था, वो 1901 में खुला। वहीं पर शांति निकेतन आश्रम ब्रह्मचर्य जो आश्रम की स्थापना हुई थी 1892 में हुई थी। फिर इसी के बाद ये आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बताओ? 22 दिसंबर 1921। 1921 को हुआ था। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन कब हुआ था, हमने सुबह बताया था गूगल से देखकर आप सभी को बताओ। 10 ईस्वी 1910 ईस्वी में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो हम लोगों ने पॉइंट आउट करी थी। लेकिन फिर मैंने सुबह ये भी बोला कि नेहा नहीं है, इसलिए जो उसने पूछा था उसको सर। हम लोग हाँ शाम की क्लास में बताएंगे। नेहा के लिए एक मैसेज मैं भी दे रही हूँ। सुबह ना क्या हुआ, मोबाइल भूल गई थी, अभी दोनों एक साथ आपको भेज दूंगी। हाँ नेहा, ओके दी, जस्ट कोई कॉलेज से प्रॉब्लम आया नहीं। है, ये दोनों एक साथ आपको भेज दूंगी। ठीक है ठीक है दी, ठीक है दी। चलिए सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले जो वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने वो आपको योग साधन के 7 प्रकार बताए थे, 7 सोपान बताए, 7 सोपानों के नाम बताइए, फिर इसके अर्थ को हम बात करेंगे। सर पहला समदम है, सर वो विवेकानंद जी का ना? हाँ विवेकानंद जी का, सॉरी विवेकानंद जी का है। हाँ समदम है, फिर हाँ समदम, और दूसरा तितिक्षा, तितिक्षा हो गया, तीसरा उपरति, उपरति, श्रद्धा, फिर श्रद्धा, समाधान, समाधान, मुमुक्षल, मुमुक्षुत्व मुमुक्षुत्व होता है। फिर आगे नेक्स्ट छल है, तो है छल है सर। कि छत्व है? मुमुक्षुत्व होता है। ठीक है, नंबर 7 पर आओ। नंबर 7 पे क्या आएगा? लास्ट वाले नित्य वस्तु विवेक। हाँ सर, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हो तो गया? फिर से रिपीट कर दे, हमें जगह थोड़ा सा छोड़े हैं, जगह थोड़ा सा ही छोड़े हैं ना। नहीं, दरअसल आपने इस चीज को पहले पढ़ रखा है। अगर आपको ध्यान हो, जब हम शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत को पढ़ा रहे थे, तो शंकराचार्य जी को अद्वैत वेदांत पढ़ाते हुए हमने वहां पर आपको साधन चतुष्टय बताया था। क्या बताया था? वेदांत, अद्वैत वेदांत। ठीक, अद्वैत वेदांत में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? साधन चतुष्टय की। किसकी बात की? साधन चतुष्टय की बात करी थी, जिसमें साधन चतुष्टय में हम लोगों ने लिया था नित्य वस्तु विवेक। क्या लिया था सबसे पहले? नित्य वस्तु विवेक पहला पॉइंट लिया था। फिर दूसरा पॉइंट क्या था आपका? दूसरे पॉइंट में आपका आया था कि भोग विरक्ति। क्या आया था? भोग विरक्ति आती है। फिर तीसरे साधन चतुष्टय में तीसरा पॉइंट आपको क्या मैंने बताया था? सम दमादि संयम। सम दमादि संयम। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो हमने बताया था वो बताया मुमुक्षुत्व बताया था। ठीक, मुमुक्षुत्व बताया था। तो वहां पर भी इसको मैंने डिफाइन किया था। उसके साथ ही अब इसके अंदर जो चीजें थी सब के सब हम इसके बारे में बताएंगे, जो कि इससे ही कोरिलेट करके बता रहा है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किसको मानते थे? अद्वैत वेदांत के आधार पर ही अपनी पूरी की पूरी नव्य वेदांत की कहानी को रचा था, बताया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शम और दम होता क्या है। तो सबसे पहले शम और दम के बारे में जानेंगे। शम का मतलब होता है मन। ठीक है, शम का मतलब होता है मन। ठीक, और दम का मतलब होता है इंद्रियां। क्या है? इंद्रियां। यह इंद्रियां। ठीक, इंद्रियां होती हैं। अब यहां पर कह दिया जाए कि मतलब ये कह रहे हैं कि शम दम को पूरा मिला लेंगे तो कहा जाएगा कि जो इंद्रियों, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हो। ठीक है,
क्या उन्होंने बताया कि ये साधन 7 सोपान है योग साधन के, ठीक है, योग साधन के 7 सोपान है, जिसमें बोला गया सबसे पहले मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक, कैसे? मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी यही बोलते सबसे पहले कि मन और इंद्रियों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है तितिक्षा। अब तितिक्षा में क्या होता है? तितिक्षा मतलब होता है कि चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, सभी चीजों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए हमें। तो लिखेंगे आप यहां पर दुख व सुख। ठीक, क्या लिखेंगे? दुख व सुख, ठीक है, सहन करने की क्षमता, सहन करने की शक्ति या क्षमता। ठीक है, तो तितिक्षा का मतलब क्या होता है कि चाहे दुख, मतलब कि सुख में तो बड़े खुश हैं, लेकिन दुख में जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इधर उधर भागने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको समान समान रूप से रहना है। जिसमें इन्होंने तितिक्षा बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करो। दूसरा बोला कि सुख और दुख जैसा भी हो उसको स्वीकार करो, उससे भागो नहीं, उससे डटकर लड़ो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जब उपरति की बात करते हैं तो उपरति का मतलब होता है यज्ञ या आदि विहित कर्मों का त्याग करना। मतलब इन्होंने कहा कि यज्ञ हो, इसको ये यहां पर करना यज्ञ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि यज्ञ या आदि इसी प्रकार की जितने भी यज्ञ आदि कर्मों को त्याग, कर्मों का त्याग करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इतना हो गया आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा नंबर 4। नंबर 4 पे आपका श्रद्धा आएगा। ठीक, श्रद्धा में क्या आएगा बताओ आपका? बताओ श्रद्धा में क्या आएगा? श्रद्धा में आएगा कि जो आपको ज्ञान दे रहा हो, ज्ञान तथा ज्ञानी जन। ठीक, ज्ञानी जन जो आपको ज्ञान देने वाले के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। ज्ञानी जन के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा का भाव, या कहते हैं कि प्रति विश्वास, ये कह सकते हैं। ठीक, विश्वास होना चाहिए। फिर नंबर 5 पे क्या आपका आएगा बताओ? नंबर 5 पर बोलो, नंबर 5 पे क्या आएगा आपका? समाधान। समाधान आएगा। और लोग भी बोलो भाई। ज्ञान तो जी सर, समाधान है। समाधान, लेकिन किसका समाधान सर का पूछने का मतलब ये है। हाँ, अब ये इसके बाद आएगा समाधान। अब ज्ञान का समाधान करेंगे। ठीक, यहाँ पर सर आप हमारे अज्ञान का समाधान होगा बताओ? यहाँ पर सर हमारा की बात बोल रहे हैं, हमारे ज्ञान का समाधान नहीं, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, यहाँ पर जीवन से संबंधित, मतलब जीवन, क्योंकि फिलॉसफी अगर आप बात करोगे तो फिलॉसफी सीधे सीधे द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका बताती है। तो जीवन में कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, जीवन में सत्य को जाना। ठीक, जाना ही समाधान है। ठीक है, जीवन में सत्य को जाना ही समाधान है आपको।
ठीक है, फिर 7वें नंबर पे आपका क्या आएगा, सॉरी 6 नंबर पे आपका क्या आएगा बताओ, 6वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो क्रम बताओ। सर मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व है। सर मुक्ति, वही मुक्ति का मार्ग या कुछ। ठीक, मुमुक्षत्व आएगा। तो मुमुक्षत्व का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मुमुक्षत्व का मतलब होता है, जैसे एक लोगों ने बोला भी कि मुक्ति मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना, मतलब लिखेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। ठीक है, फिर लास्ट में आपका आता है नित्यानित्य आता है ना, लास्ट में क्या आता है, नित्य अनित्य। हेलो, लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका। हाँ सर, जी सर, नित्यानित्य वस्तु विवेक। हाँ, नित्यानित्य विवेक पढ़ते हैं या वस्तु विवेक। ठीक, नित्यानित्य विवेक का मतलब क्या हो जाएगा, नित्यानित्य का विवेक का मतलब आप शायद इसको बहुत इजीली वे में बता सकते हो कि नित्य और अनित्य क्या होता है। नित्य का मतलब होता है जो स्थायी हो। अब आप बताओ फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नित्य कौन है, स्थायी कौन है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। इन्होंने किसको माना है, आत्मा, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, इन तीन लोगों को माना है कि ये किस में आते हैं, ये नित्य में है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स के हैं, याद रखिए ये तीनों पॉइंट्स नित्य के हैं। ठीक है, नित्य के हैं। अब अनित्य में क्या आएगा, अनित्य में आपका आएगा शरीर आएगा, पदार्थ आएगा और ये जगत आएगा। ठीक है, नित्य में ये आ गया। अब अनित्य की बात करें, ठीक, तो अनित्य में आपका आएगा शरीर, पदार्थ और जगत, इन तीन चीजों को अनित्य में रखा है आपका। ठीक है, जब इन दोनों की चीजों का हमारे पास सही ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यही इन्होंने आपके सात साधन बताए हैं आपके। ठीक है, योग साधन जो थे। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने। सर ये यहाँ पे आपने वस्तु क्यों नहीं लिखा। कहां पर, नित्यानित्य विवेक या नित्यानित्य वस्तु विवेक, दोनों बातें एक ही हो जाए ना। नित्यानित्य विवेक का मतलब हुआ कि इन दोनों के बारे में सही ज्ञान हो जाए, नित्य के बारे में और अनित्य के बारे में। ठीक है, नित्यानित्य वस्तु विवेक लिख दो तो भी सही है वो ना। ये एक प्रकार की सांसारिक वस्तुएं हैं आपकी। ठीक है, वस्तुओं के रूप में माना गया है। ठीक है, क्लियर सबको। जी सर। ठीक है, सोनाली ये बताइए, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार जब हम लोग बीएड और एमएड करते हैं या पीएचडी का कोर्स करते हैं, वो किस भवन में करते हैं। विनय भवन सर। विनय भवन में करते हैं, बिल्कुल सही है, विनय भवन में करते हैं हम लोग। लेकिन वहीं पर अगर हम करें बात की शिक्षा भवन, तो शिक्षा भवन में क्या आएगा, शैलवी बताओ, शिक्षा भवन में क्या चीजें आएंगी आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही, लिख लिया सब लोगों ने। हाँ सर आ रही है। हाँ बताओ। हाँ सर आ रही है। हाँ बताओ, शिक्षा भवन में क्या था, देख कर बताओ मुझे, तब से इसको हम साफ करते हैं। मैं देख के बताऊं। नहीं नहीं, जिसको बोला वही देख के बताए, देख के बताओ शिक्षा भवन में क्या है। तब से आप बताओ विद्या भवन में क्या होगा, सविता जी, विद्या भवन में। विद्या भवन। हाँ विद्या भवन में कला वर्ग होगा, जिसमें हाँ, हम तीनों पढ़ेंगे, स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा। ये तीनों को मिक्स करके कला वर्ग।
हाँ, और अगर हम डिप्लोमा। पढ़ते हैं तो वही विद्या शिक्षा भवन में शैली बताएंगी कि हम लोग विज्ञान और साइंस ठीक है फैकल्टी जो बनती है। विज्ञान। हाँ हाँ बोलो। सर विज्ञान वर्ग। हाँ, विज्ञान वर्ग जिसको साइंस तो फैकल्टी। विज्ञान वर्ग डिप्लोमा बताया। हाँ सर। हाँ ठीक हेलो। है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक, तो अब हम लोग जी बात सर। करते हैं गांधी जी के ऊपर। ठीक, महात्मा गांधी जी के ऊपर जब हम बात करेंगे, सबसे पहले इन सभी के जन्म की बात करिए तो जाहिर सी बात है इनके भी जन्म की बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी इनके जन्म को राष्ट्रीय पर्व के रूप में रखा गया है। हमारे भारत में राष्ट्रीय पर्व कितने हैं जरा बताएगा कोई? राष्ट्रीय पर्व क्लास 6 में थे तो सिविक्स में पढ़ाया जाता था। सर 3 ही तो माना जाता है। कौन कौन से? सर 15 अगस्त, 26 जनवरी, सर 2 अक्टूबर। अरे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ऐसे बताओ ना, क्रम से बताइए। जी सर। हाँ, जी 26 सर। जनवरी, 15 अगस्त और लेकिन 2 बताइए अक्टूबर, सर। तो ये 3 ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जिसमें गांधी जी के जी जन्म सर। को ही माना गया। जी, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर में। 1869 सर। 2 अक्टूबर 1869। और क्या है, 1869 की 1969 है? बताओ। 1869 सर। 1869। 18 है सर। हाँ, 1969 19 में में हो होगा तो तो फिर सर गजब हम हो लोग सब जाएगा कुछ फिर। बड़े हो जाएंगे। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में हम लोगों ने बात करा। फिर इसमें ये आता है कि इनके जन्म के साथ साथ इनका स्थान के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है कि इनका प्लेस क्या था, इनके बर्थ पोरबंदर का। गुजरात। ठीक, तो गुजरात था। गुजरात के कौन से? पोरबंदर सर। पोरबंदर में। पोरबंदर से। पोरबंदर के अंदर भी अगर जाएंगे तो हम लोग क्या आएगा? काठियावाड़। काठियावाड़। ठीक, वाड़ा। काठियावाड़ है। ठीक, काठियावाड़ ये गुजरात में, कहां पर है? गुजरात में। इतनी कहानी हुई। फिर इनके फादर का नाम हम लोग जानेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद नहीं नहीं गांधी। सर। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी उनका नहीं था। संजय दत्त वाली, जिसमें उसके पिता का नाम तो बता देते लेकिन वो अपनी माता का नाम नहीं बता पाते। हाँ बोलिए सोनाली। क्या नाम था इनके पिताजी का? मोहनदास करमचंद गांधी था। मदर का नाम जब हम बोलेंगे, मदर का नाम क्या है बताओ नेहा? सर पुतली बाई है ना? डाउट है? नहीं सर। पुतली बाई। ठीक है, अब सर आप ऐसे अचानक से बोल देते हैं, अचानक डर लग जाता है। हाँ, अब लेकिन इसके इनकी मृत्यु की बात अगर बताएंगे तो सैलरी बताएंगे इनकी मृत्यु के लिए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। सन बताओ, तारीख बताओ। जिसमें जो है एक लेख पढ़ने को मिलता है, उस लेख में ये पढ़ने को मिला हमको कि गांधी जी जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उन्होंने हे राम कहा, जबकि जिस समय गोली लगी, गोली लगने के तुरंत बाद ही वो झटपट खत्म हुए। सर उनके पापा का नाम सिर्फ करमचंद गांधी होगा और उनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी होगा। करमचंद गांधी, हाँ ठीक है। यस सर। उनका फुल नाम था मतलब गांधी जी का जो बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये होगा। पापा का नाम उनका करमचंद गांधी था। हाँ। गांधी जी की मृत्यु सर 1948 में। हाँ, फिर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948। इसमें एक लेख पढ़ने को हमको मिला था एक बार कि ब्रिटिश अखबार वाले ने उस समय बोला है कि वो पढ़ने को मिला, उसमें बताया गया कि जिस समय गोली लगी उस समय एक रिपोर्टर जो है उनसे काफी दूर पर खड़ा था और जो है वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं और बैठे थे और उनको पता चल गया कि गांधी जी को जब गोली लगी और जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी तो उसी समय उन्होंने बोला हे राम।
राम। तो ये आज तक वाकया ऐसा बना हुआ है कि क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा बोला था कि ये केवल केवल उनके विचार है। तो वास्तविकता ये है कि केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का केवल वो एक विचार था, वो सत्य नहीं कि अंतिम क्षण में उन्होंने हे राम बोला था। ऐसा कोई स्पष्ट करने वाला था ही नहीं वहां पर। हाँ बोले सर, उनका बायोग्राफी देखा गया था हम लोग, ये महात्मा गांधी का, तो उसमें ये है कि वो लास्ट टाइम जब मर रहे थे तो वो हे राम बोले थे। नहीं बोले। अच्छा, इसका प्रमाण देखिए, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उनके आसपास कोई नहीं था। आप इनकी प्योर बुक्स उठाइएगा और उनका पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, उसने लिखा कि उसने ये आश्चर्य जताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नहीं। अब इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि वहां पर खड़े हुए जितने तमाम लोग थे उन लोगों ने नहीं की, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि उन अंतिम क्षणों में उन्होंने हे राम बोला था। इसीलिए जो है वो स्मारक बनवाया गया है दिल्ली में। देखा था ना आपने? तो सर उसमें, हाँ बोले सर उसमें लास्ट टाइम में ये था कि उस समय महात्मा गांधी बहुत ही कमजोर हो गए थे, तो उनकी जो शिष्या थी उन्हें लिवा जा रही थी वो आश्रम में उनके, वो पूजा करने के लिए जो वो करते थे। तो उसी टाइम पे ही वो गोली उनको लगी थी और उसी टाइम हे राम बोला था, वही कर गए थे और सब लोग जुट गए। अब ये आपके पास कोई प्रमाण नहीं, किसी के पास भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या बोला। आज तक ये चीज सही नहीं है। और वहां पर जो वहां पर साक्ष्य के रूप में खड़ा था, एविडेंस के रूप में, उसने इस बात को पुष्टि करी कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने हे राम लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसा हमको पढ़ने को मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख था, ठीक है, जिसमें बहुत तमाम ऐसी चीजें हम लोग को मुझे देखने को मिली कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी। तो देखा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था ना महात्मा की उपाधि, लेकिन यहीं पर और भी महात्मा हुए। तो और जैसे हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया था कि महात्मा किसको बोला जाए वास्तविक रूपों में। तो वहां पर गांधी जी भी थे और ज्योतिबा राव फुले भी थे। तो महात्मा की उपाधि सबसे पहले मैंने देखा किसने किसको दिया, तो देखा मैंने कि गांधी जी को इन्होंने दिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन वहीं पर ज्योतिबा राव फुले को जानती हो? जब सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी 1884 ईस्वी में, तब उनको वहां पर पूरी भीड़ और पूरी जनता ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो वास्तविक महात्मा कौन है, इस पर मेरा मंथन चलता रहा और अभी भी चल रहा है। कहीं नई चीजें मिलती रहती, नई चीजों को हम जोड़ते रहते, बनाते रहते हैं। तो ऐसी कहानियां हैं हमको मिलती, फिर भी महात्मा गांधी जी ही है। ठीक है, बापू है हमारे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इनके लाइफ स्केच में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके जन्म का स्थान गुजरात का एक पोरबंदर है, जगह है, एक पोरबंदर राज्य, वहां पे काठियावाड़ है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जबकि इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी माता जी का नाम श्रीमती पुतलीबाई, और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, नाथूराम गोडसे द्वारा हुई थी। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कार्य में ये क्यों सबसे ज्यादा फेमस हुए हम लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी कुछ रचनाएं थी, रचनाओं के साथ साथ इन्होंने एक दर्शन का दिया था, शिक्षा में एक दर्शन दिया था इन्होंने। तो शिक्षा में दर्शन जो दिया था उसका नाम किसी को पता है? बताओ, किसी को पता है कि इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? तो इन्होंने दिया था सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन, ठीक है, यहां पर ये हमको मिलता है सर्वोदय दर्शन का। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की थोड़ी सी कहानी अगर हम लोग को आगे बढ़ाने को मिलेगी तो हम बता सकते हैं कि नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के विड़ला भवन में, कहां पर? दिल्ली के विड़ला भवन में, विड़ला
भवन, ठीक है, दिल्ली के, कहां पर ये, दिल्ली के, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के बिरला भवन में सर किसने बिरला मारा था, है या नाथूराम गोडसे ने। बिरला है? क्या नाम? सर बिरला रहेगा ना? बिरला है, बी, ठीक, नाथूराम गोडसे ने मारा था। और बिरला भवन में भी कहां पे मारा था अगर पूछा जाए तो बताएंगे प्रार्थना स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर। तो ये कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये कि सबसे पहले इनकी मृत्यु जब हुई थी तो बिरला भवन में हुई थी, बिरला भवन के प्रार्थना स्थल पर हुई थी। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था, 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और अगर पॉइंट्स इनको देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो अब इनके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये इतना चीजें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं तो इन्होंने मुख्य भूमिका जो थी इनकी, सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे काम किए। इन्होंने बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा जिसको हम कहते हैं उसको इन्होंने दिया। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण था ये गीता को, जो गीता नहीं है श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई, तो गीता को ये गीता माँ कहते थे। क्या कहते हैं, गीता को ये गीता माँ कहते थे। इसीलिए इनको गांधी दर्शन भी कहा जाता है, गांधीवाद भी कहा। गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि गांधी जो है एक विचारधारा है। उन्होंने समाज शास्त्र में भी बात करी है, शिक्षा में भी बात। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी विचारधाराएं जो है बहुत मजबूत थी और वो एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सबको शिक्षा मिले, साथ ही साथ उसमें जो है वो हस्त कौशल पर ये ज्यादा ध्यान दिया करते थे, ठीक है। तो जब हम सर्वोदय दर्शन पढ़ेंगे तो सर्वोदय दर्शन की मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर। तो हम लोग जब इनके मेटाफिजिक्स की बात करेंगे, ठीक, मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में क्या मिलता है इनके, देख लो। मेटाफिजिक्स में जब हम इनकी बात करेंगे तो ये दोनों प्रकार के जगत को मानते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रकार के जगत को मानते हैं। और गीता में जो गीता में जो पुरुष और प्रकृति का जो व्याख्या करी गई उसको हूबहू वैसे ही मानते हैं, ठीक है। इन्होंने पुरुष और प्रकृति दोनों को माना है, ठीक। अगर पूछा जाए कि इन्होंने पुरुष को क्या माना है और प्रकृति, ठीक, क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है कि गीता के अनुसार, जो गीता है, गीता के अनुसार इन्होंने मूल तत्व जो उनके थे वही तत्वों को माना है, जिसमें पुरुष को इन्होंने ईश्वर माना है। पुरुष को इन्होंने क्या माना है, ईश्वर। और प्रकृति को क्या माना है, पदार्थ माना है, ठीक है, पदार्थ माना है। इन्होंने आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों जगत की बातें मानी है इन्होंने, ठीक है। अब अगर हम इथिक्स की बात करें, ठीक है, मेटाफिजिक्स में अगर हम बात करें तो नॉलेज को इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब टोटल 12 व्रतों के बारे में ये बताते हैं कि 12 तरीके के व्रत। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय इन सब का पालन किया है कि कभी किसी से हमें लड़ाई, अहिंसा के परम पुजारी रहे हैं। किसी भी कार्य को करना हो तो अहिंसा के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर इसके बाद इथिक्स की अगर हम बात करते हैं, इथिक्स में हम लोग का आता है कि पर्पस क्या हो। तो इन्होंने कहा कि मानव जीवन, कह रहे कि मानव जीवन का अंतिम और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह ईश्वर की प्राप्ति करे, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह सत्य की प्राप्ति करे। अब सत्य की प्राप्ति के लिए उसको मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। तो कुल मिला के इनका अंतिम उद्देश्य होता है सत्य की प्राप्ति, वो भी किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ठीक, अहिंसा के द्वारा इन्होंने बताया। इनकी महत्वपूर्ण कोटेशंस भी हम लोग को पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर अभी, ठीक है। इनकी बुक्स भी पढ़ने को मिलेंगी। जो एक बुक्स इनकी बहुत फेमस है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की आत्मकथा। आप लोगों ने सुना होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
सुना है कि नहीं सुना है बताओ। हेलो, सब लोग कहाँ गए? जी सर, जी सर, यही है सर, जी सर यही सुना है। हाँ हाँ, तो इनकी जी किताब सर। का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सर यही है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हाँ, क्वेश्चन आया था सर। माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ हाँ, ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी बहुत फेमस किताब है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, मेरी सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज, भारतीय ग्रह नियम। हिंद स्वराज भी काफी फेमस है। हिंद हिंद स्वराज, ठीक, इनकी पुस्तक के ये दो पुस्तक जो है बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनकी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी बात कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में अगर हम जाने, तो यह एक महान नेता थे, व्यावहारिक दार्शनिक थे और महान ख्याति के शैक्षिक विचारक थे। कहा जाए, अगर इसको इंग्लिश में अगर हम बताना चाहें तो इंग्लिश में कहेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी was a great leader, a practical philosopher and an educational thinker of great reputed। ठीक, ग्रेट रिपीटेड का मतलब कि यहाँ पे एक शैक्षिक विचार, बहुत ही विद्वान, बहुत ही ख्याति इनका, तो भारत में ही नहीं बल्कि आप विदेशों में भी जाओ तो इनके नाम का डंका बजता है। ठीक है, इन्होंने यह हुआ किसी, मतलब कि ये वो व्यक्ति थे जो किसी पर शोषण करते हुए और नस्ली भेदभाव के एक स्वतंत्र और जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। मतलब इनके साथ जब आप लोगों ने इनका वाकया पढ़ा होगा कि जब ये ट्रेन से वापस जा रहे थे या आ रहे थे, तो इनको जो है अंग्रेजों ने एक बोगी में जो इनको अपने पास बैठ, हमने इनकी कहानी पढ़ी थी और किताब भी पढ़ा था, इन्होंने अपनी कहानी में लिखा कि उन अंग्रेजों ने इनको अपने सीट पर नहीं बैठने दिया क्योंकि इनका रंग सांवला था, उसको नीचे घसीट लिया और अपने पास बैठे रहे और जूते जूते की जो हील थी, हील से बार बार इनको मारते जा रहे जब तक स्टेशन नहीं आया। जब तक स्टेशन नहीं तब तक मारते रहे, जैसे स्टेशन आया इनका सामान और इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि नस्ली भेद के कारण। तब से इन्होंने कसम खा ली कि नहीं, अब तो हमें ये चीजें खत्म करके ही जाना है। फिर वहां से ये आए भारत में, भारत में इन्होंने बहुत मूवमेंट चलाए, बहुत जो है आंदोलन चलाए, तो इसलिए इनको जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि इन्होंने नस्लीय भेदभाव और शोषण का विरोध किया और इसको जड़ से समाप्त करने की बात कही। अगर हरिजन शब्द की बात कहें तो हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, हरिजन शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। अगर पूछा जाए कि इन्होंने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, इन्होंने कहा कि ये समाज में जितनी बुराइयां हैं इनको अगर हमें कम करना है तो कम करने के लिए कोई ना कोई एक उपकरण तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने एजुकेशन को एक उपकरण के रूप में माना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा को एक उपकरण के रूप में किसने उद्देश्य के साथ माना है, तो आप लिख सकते हो महात्मा गांधी जी ने अपने उद्देश्य में शिक्षा को। क्लियर है आवाज? जी सर। ठीक, तो यहाँ पर ये इतनी कहानियां थी, हम लोगों ने यहाँ तक जोड़ लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि शिक्षा को एक उपकरण के रूप में किसने माना, तो आप बता सकते हो गांधी जी ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में माना है। ठीक है, अब इनके, अब ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब इस पॉइंट को नोट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलेंगे तो इसको साफ कर दे तो और पॉइंट लिखते जाए ना, नहीं तो लिखा रहेगा तो और चीजें लिख नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पर ये हो गई चीजें। फिर इसके बाद हम करते हैं कि शिक्षा का जो है उन शिक्षा में जो है उनके दर्शन का जो हुआ था इस्तेमाल, उनके दर्शन को देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के उन लंबे अनुभवों का परिणाम था जो उन्होंने सर्वोदय दर्शन दिया है। सर्वोदय दर्शन में उनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। कहते हैं कि his philosophy of education was the outcome of his long experience of political, social and economical life of the country। ठीक, देश में उन्होंने देश में जितना भी उन्होंने राजनीति किया, जितना सामाजिक सेवाएं करी, जितनी आर्थिक स्थितियों को बनाया, इन सभी का अनुभव का जो था उन्होंने सर्वोदय दर्शन दिया था। क्या दिया था? सर्वोदय दर्शन। ठीक, सर्वोदय दर्शन दिया था। तो सर्वोदय दर्शन से हमें अनेक चीजें मिलती हैं। फिर इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीजें क्या बताई थी, इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ने को मिलता है कि गांधी जी के अनुसार अगर हम देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ जो होता है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी is to promote the physical, mental and spiritual development of an individual। ठीक है, इन्होंने फिर अगर हम लोग और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को 3Rs पढ़ना को मिलता है। क्या पढ़ने को मिलता है? 3Rs पढ़ने को मिलता है। 3Rs कैसे मिलता है? और 3HS भी पढ़ने को मिलता है। अब ये होता क्या है आप बताओ? 3R का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। हाँ, रीडिंग, राइटिंग एंड थर्ड वाला क्या है आपका? अर्थमेटिक सर। अर्थमेटिक। वहीं पर 3HS की अगर हम बात करें तब क्या आएगा? ये है हेड, हार्ट और हैंड। हाँ, हैंड है और हार्ट है और हार्ट है। ठीक, ये तीन चीजें तो ऐसे ही इन्होंने बताया है। इन्होंने पढ़ने और लिखना केवल शिक्षा का एक साधन है। मतलब उन्होंने कहा कि पढ़ना और लिखना शिक्षा का एक साधन है और यहाँ सब कुछ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा तब तक जो है नाम की नहीं है, तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वह लड़के और लड़कियों के बीच अच्छा नागरिक बनने के लिए उपयोगी ना हो। इन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा उनके शिक्षा दर्शन का व्यावहारिक एक अवतार था। मतलब कुल मिला के इन्होंने एजुकेशन को, जैसे इनकी कोटेशन मिलती है हम लोगों की, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ। ठीक है, इनकी लाइन क्या मिलती है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक, सर ये लाइन बोल दीजिए। हाँ, लिख लीजिए। साक्षरता ना तो शिक्षा है, सॉरी, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है। हाँ, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ। फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। जी सर। हाँ, और इनकी एक डेफिनेशन तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। ठीक है, हाई लेवल डेवलपमेंट की बात करते हैं।
ठीक है। अब इनके एजुकेशन के एम की बात करें, और भी अगर हम बात करते हैं और देखते हैं इसमें इन्होंने क्या दे रखा है। ठीक है, और भी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे कि इनकी बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन, ठीक, बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो बेसिक एजुकेशन में देखिए क्या क्या चीजें हैं। बेसिक एजुकेशन में इन्होंने बोला है कि 14 वर्ष के सभी के मतलब 14 एक जन्म से 14 वर्ष के लिए सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। पहला पॉइंट, 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं, ठीक है, को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। पहला पॉइंट इनका यही था, ठीक है, बेसिक एजुकेशन। दूसरा का इन्होंने कहा कि इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा कि शिक्षा में जो है इन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि क्राफ्ट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के केंद्र के रूप में शिल्प होना चाहिए कि बच्चे हस्तशिल्प के द्वारा जो है अपना जीवन यापन कर ले। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि एक कक्षा होती है, एक क्लास में 3 प्रकार के बालक होते हैं। तो 3 प्रकार के बालक, आप में से कोई एक बताओ 3 प्रकार के बालक कौन कौन से होंगे? बताओ। अरे 3 प्रकार के बालक बहुत इजी है। एक हाई लेवल का बालक होगा, एक सामान्य बालक होगा और एक लो लेवल का बालक और एक एवरेज होगा। ठीक, एक एवरेज होगा। तो जो हाई लेवल का बालक होगा तो वो कह रहे कि आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाएगा। एक जो सामान्य लेवल का बालक होगा वो जो है कहीं ना कहीं जॉब उसको मिल ही जाएगी, जीवन यापन कर लेगा। लेकिन जो बेसिक लेवल, जो एकदम लो लेवल का बालक है, उसके लिए भी तो हमें सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या करेगा। वो भी शादी विवाह करेगा तो अपने परिवार को कैसे पालेगा पोसेगा। तो उनके लिए कहा कि भाई क्राफ्ट एजुकेशन सबको दी जानी चाहिए। हो सकता है नौकरी लगे कि ना लगे, हो सकता है नौकरी ना लगे कि लगे, अब उसको कम से कम बढ़ाई का काम आएगा या बिजली बनाना आ जाएगा तो अपने जीवन के जीवन यापन तो रोजी रोटी तो कमा लेगा, कर सकेगा, अपने परिवार को पाल तो लेगा, सरवाइव तो नहीं करेगा इतना। इसलिए इन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था इन्होंने। ठीक, फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो बोला था, हाँ बोले सर बोले। सर, जो व्यवसायिक शिक्षा होता है और ये जो क्राफ्ट एजुकेशन होता है, ये अलग होता है या एक होता है? अलग होते हैं, दोनों अलग होता है। व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में आपको मार्केटिंग की वैल्यूज को समझाई जाती है, मार्केट में कैसे आपको करना, सरवाइव करना है, क्या चीजें आपको कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। जबकि क्राफ्ट एजुकेशन में बनाने का तरीका, जैसे आपके सामने मिट्टी है, आप कहोगे ये तो मिट्टी है, इसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कुम्हार होता है, कुम्हार के लिए मिट्टी समझ लो क्या है, उनके लिए लक्ष्मी है। वो उस मिट्टी में कलाकारी करके अनेक प्रकार की चीजें बनाकर बेच लेंगे और आप उसी मिट्टी को बेकार समझ के छोड़ के चले आओगे। तो ये होता है हुनर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस दिखा देता है कि अगर आपको क्राफ्ट एजुकेशन से रिलेटेड, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अभी तो नहीं कह सकते, पुरानी जब हम पढ़ते थे तो क्राफ्ट हम लोग में था एक बुक क्राफ्ट, मतलब कक्षा 8 तक जो हम लोगों को, हाँ, कभी डायरी बनाना, लिफाफा बनाना, इन सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी। घर बनाना, हाँ, घरौंदा पहले परीक्षा भी होती थी, दिवाली में 70 में होता था, बनाते थे, होली में भी बनाया जाता था। जी तो सर ये हाथ की कला में आ जाएगा ना? हाँ, ये क्राफ्ट एजुकेशन में आएगा। इसका परीक्षा भी होता था ना सर, एग्जाम भी होता था, बिल्कुल, इसके नंबर मिलते थे उस तरह बना, और वहां पर बना के ले जाते थे। स्कूल में कंडीशन क्या थी कि आप घर से जो है कुछ भी बनाकर नहीं लाएंगे, आपको स्कूल में ही टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 3 घंटे का। आप
कोई एक रजिस्टर बनाया, रजिस्टर कागज पहले से ले आओ, लेकिन उसको जो है दफ्ती को कितने आकार में काटना है, उसके पीछे जो कपड़ा लगाना है, कितनी दूरी कितनी लंबाई में लगाना, इन सब चीजों को वहीं पर बैठ के करना पड़ता था। हाँ। घर से ले जाओ तो नंबर नहीं देते सर ये बीएड में भी हुआ है, ये बीएड 1 ईयर वाला बीएड था ना, उसमें भी रखते थे। सर 2 ईयर वाले में नहीं है, बट 1 ईयर वाले में था कि आपको सर वही अभी बनाना भी है, है। बना के दिखाना है। अभी तो बहुत कम। सर अभी भी तो बच्चों में, हाँ, बच्चों में बहुत ज्यादा सर। क्राफ्ट क्रिएशन के लिए दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क आज क्या, नहीं, अब तो आज का पेरेंट्स प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं। जानते हो क्या होता है? आज के प्रोजेक्ट वर्क को सभी गार्जियन करते हैं, स्टूडेंट कोई नहीं करके ले जाता है। हाँ हमने ना देखा सर, है कि घर से ही पेरेंट्स इतने करते महंगे, हैं। मतलब स्कूल में इतने महंगी महंगी चीजें उनसे बनवाई जाती हैं कि ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। अरे वहां पे गार्जियन बनाए कि बच्चे को ऐसी चीज दो जो क्रिएटिविटी उसके अंदर आ सके। अब उसको क्लास में उसको उसी टाइम में ड्यूरेशन में बनवाओ ना, ताकि उसकी कोई हेल्प नहीं, वो स्वयं अपने आप को सोचे और वहां पे वर्क करे। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जहां पर हम स्कूल में पढ़ते थे, कानपुर में था, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंटर कॉलेज स्कूल था, वहां पर क्या था, ये तो होता ही था, साथ में जब हम लोग 10th और इंटर में थे तो वहां पर एक मेला लगता था, तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे अपना सर अपना स्टॉल एग्जीबिशन लगाते लगता थे, था। अपना अपना हाँ। स्टॉल लगाते थे। अब उसमें जो है कोई कैसा गेम रखता था, तो उसमें एक गेम रखा गया था कि आंख में पट्टी बांध के और जो है डालना रहता था, तो वो डालना। अब जैसे थोड़ी दूर पर खड़े होके मोमबत्ती जलाएगी, उसको फूकना था। तो ये सब किसमें आएगा? ये सब क्राफ्ट में ही तो आएगा। इससे क्या होगा, हम लोग का मानसिक जो है तनाव खत्म होके हम लोग को ये नहीं लगेगा अरे हमारा यहाँ पर हम नहीं काम कर पाए तो हम कहीं और नहीं कर पाएंगे। मतलब वो टेंशन फ्री हो जाता था कि हम तो कमा लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे अपनी लाइफ में। ठीक, जी सर। क्लियर? तो ये थी कहानियां, ये था हम लोग के स्कूल में था। आज के स्कूलों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। नहीं सर अभी भी है, 10th और 11th में अभी भी एग्जीबिशन लगते हैं, और उसमें मतलब साइंस के स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग और सब अलग अलग तरीके से करते हैं। हाँ, साइंस में लगता है, साइंस में तो वो बनाते हैं प्रोजेक्ट। अभी मैंने खुद देखा था एक दो जगह कि वहां जो है पूरा का पूरा सर लगता है, सारे मेला स्ट्रीम में लगता है। होता है सर, जितने स्ट्रीम के होते हैं सब करते हैं, सब अपने अपने तरीके से लगाते हैं। बिल्कुल लगाते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कम हो गए, बहुत पहले बहुत होता था ऐसा, लेकिन अब जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे हम लोगों के अंदर ये क्राफ्ट वाली एजुकेशन खत्म होती जा रही है। ठीक, क्राफ्ट वाली चीजें खत्म होती जा रही है। जी जी सर। जी सर। अभी पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चे हट गए हैं बेचारे। हाँ हाँ, और आधे आधे तो खरीद के सर बस वैसे लगा देते हैं। हाँ हाँ, उसमें यही रहता है, उसमें आधे तो अपने आप। अब उन्होंने जैसे लाइट का इन्वेंशन, अब स्कूल वाले चाहते तो है टीचर लाइट का इन्वेंशन कैसे हुआ, लेकिन जो पढ़ के आया होगा, अब अगर कहा जाए कि लाइट का इन्वेंशन कैसे हुआ है तो उनको भाई सिखाना है कैसे होता है। तो आप बताओ कि एक चक्की लो, मतलब एक पंखा लो, पंखे में 4 या 5 पंखुड़ी लगा दो और ऊपर से पानी फेंको, ऊपर से पानी का धार जितनी तेज होगी लाइट तुरंत, फिर वहां पे एक बल्ब जो है जोड़ दो। यहाँ पे जब बल्ब जोड़ोगे तो जितनी तेज पानी की धार जाएगी उतनी इसकी स्पीड जितनी पकड़ेगी वैसे ही ये लाइट यहाँ पर जलने लगेगी। तो ये सब बचपन से ही आना शुरू हो जाएगा ना, तभी हम लोग काफी चीजें सीख जाते हैं। ठीक, जी सर। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात करी उन्होंने। ठीक है, क्या बोली? सेल्फ सपोर्टिंग की बात। ठीक, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात करी इन्होंने। मदद, कोई भी शिक्षा दी जाए तो मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए। सहकारी से कोऑपरेटिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला है इन्होंने। ठीक, कोऑपरेटिव एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला है। क्लियर? लेकिन इन्होंने भी जो है स्वामी विवेकानंद के तरीके, एक पॉइंट उनको अपनाया है इन्होंने। क्या अपनाया है उन्होंने? जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कोएड एजुकेशन का विरोध करते थे, वैसे गांधी जी भी कोएड एजुकेशन का विरोध करते थे। ठीक, वो कहते थे कि बालक जो है जब बड़ी अवस्था में रहता है तो उसका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब दोनों लोग एक साथ बैठते हैं पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ अपवाद हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ठीक है ना?
जी सर, अपवाद भी कह सकते हैं और थोड़ी बहुत सच्चाई भी कह सकते नहीं, हैं। सच्चाई की बात नहीं हम कह सकते, क्योंकि आज का जो नहीं, जनरेशन वो है, आप उसको बड़ी कक्षाओं के हाँ ना, हम तो छोटी कक्षाओं से उसको डेवलप करते चले जा रहे हैं। अब अगर उसको नहीं नहीं, टेक्निकल वे वो में, टीन हाँ एज की बोले। बात कर रही हूँ मैं टीन एज की बात कर रही हूँ, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि टीन एज में जो होता है वो मैं बोल रही हूँ। कहीं थोड़ी मोड़ी सच्चाई रहती है, उस समय संभालना बहुत मुश्किल रहता है चाइल्ड को। वो तो आप लेकिन ये भी तो वहाँ नहीं, वहां पे ये भी तो रहता है, अगर आपको एजुकेशन नहीं देंगे तो आगे चल के हमें समाज में तो रहना है, वहां जहाँ हर हाँ लोग रहेंगे, तो वो हाँ, कॉन्फिडेंस बच्चा बिल्ड नहीं समझ होता है, सिमट जाए। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वहां पे। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर को वो भी है बट एजुकेशन देने का मतलब है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के सिलेबस में, आप चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो, सेक्स एजुकेशन भी तो जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि सब लोग इसके जेंडर लिए अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, ना कि उस चीज को छुपा कर रखे जो पुराने समय से होती चले। जी सर, तो हाँ, एक सिस्टमेटिक बीएड में वे से है ना लाने का जेंडर। प्रयोग कर रहे हैं। जी सर, सब्जेक्ट में है। ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजों में, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिक एजुकेशन किस सन में आया, किस डेट में आया, तो आप बताओगे कब आया था ये? बताओ, किसी को पता है किस सन में, किस डेट में आया था? 1937 सर। चलो, इसकी अब एक कहानी पूरी की पूरी रूपरेखा बना लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों में ना, कि बेसिक एजुकेशन से घुमा फिरा के आई जाता है कहीं ना कहीं। सर एक चीज में हम कंफ्यूज रहते हैं, वर्धा शिक्षा जो इन्होंने गांधी जी ने बनाया था, तो फिर उसमें जब वर्धा शिक्षा की बात होती है तो अब वो जो मुस्लिम है उनका नाम आ जाता है। आने दो उनका नाम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम इन्हीं का ही चलता है। ठीक है, गांधी जी का ही नाम आता है। ठीक, चलो सर, सबसे पहले सर उनका इनकी बात एग्जैक्ट करें, अभी हाँ नाम उसको नहीं याद बताएंगे, आ रहा। उसको बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एजुकेशन की, आधारित शिक्षा की। तो इसकी बात सबसे पहले 1921 में ही शुरू हो गई थी इसकी बात। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1921 ईस्वी में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव था। क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव था। ठीक है, 1921 में ही गांधी जी ने यह प्रस्ताव रख दिया था, और प्रस्ताव रखने के बाद अक्टूबर, कब आया था? अक्टूबर 1937 ईस्वी को। ठीक है, अक्टूबर 1937 ईस्वी में यह लागू हुआ था। कहां पर? वर्धा। कहां पर? वर्धा में। ठीक है, वर्धा में सबसे पहले लागू हुआ था, इसलिए वर्धा शिक्षा भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था? 1937 में जब ये लागू हुआ था, तो इसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, तो जब आयोजन किया गया था, तो आयोजन के बाद इसे जो है, वर्धा शिक्षा का नाम तो था, वर्धा में इसको बुलाया गया था। अब देखिए 1937 ईस्वी, अक्टूबर 1937 में वर्धा में जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के बाद इसे क्या नाम दिया गया? आयोजन के बाद इसे बेसिक शिक्षा कहा गया। इसे इसे क्या कहा गया? बेसिक शिक्षा कहा गया है। ठीक, और इसके बाद बेसिक शिक्षा कहा गया। इसमें कुछ सिद्धांत भी बनाए गए थे। सिद्धांत ये था कि राज्य को 7 से 14 वर्ष के आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बोला। तो इनका मुख्य सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत यही था, मुख्य सिद्धांत, कि 7 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, हेलो। जी
सर। क्लियर है ना यहाँ जी पर। सर। लेकिन जब कभी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो इनके कमियों को, इनके दोषों को पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनकी कमियों को या इनके दोषों को पूछा जाता है। तो इनकी कमियां या दोषों को जान लो, जिससे ये आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई जगह वाइवा अगर देने आते हैं या इंटरव्यू देने आते हो तो वहां पर कमियों के बारे में जरूर पूछ लेते हैं। तो इसमें कमियां पूछ लेंगे, बेसिक एजुकेशन की दोष। ठीक, दोष या कमियां लिख लो पहले पॉइंट पे। यह एक कंप्लीट होने वाली योजना नहीं थी, तो इसको बोल सकते इनकम्प्लीट या अपूर्ण योजना। ठीक, यह योजना कंप्लीट नहीं हो पाई थी, पूरे भारत में इसको लागू नहीं कर पाए थे हम लोग। दूसरा, ये उच्च शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए उच्च शिक्षा में इसका अभाव था। उच्च शिक्षा में अभाव था इसमें। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त था। मतलब इसको राष्ट्रीय लेवल पे ले तो जा सकते थे, लेकिन नगर जो छोटे छोटे नगर थे उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। इन्होंने सबसे ज्यादा हस्त कौशलों पर ही ज्यादा ध्यान दिया, बाकी और चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इन्होंने सबसे ज्यादा हस्त कौशलों पर अधिक बल देना। ठीक है, अधिक बल देने की बात करते हैं। फिर इन्होंने, और इसमें अगर हम देखेंगे जब हस्त कौशलों में पर जब ये अधिक बल दे रहे हैं तो कच्चे माल की बर्बादी ज्यादा होती थी। किसकी? कच्चे माल की बर्बादी ज्यादा होती थी। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखेंगे तो इसमें समय और शक्ति का अपव्यय या समय या शक्ति बर्बाद होती थी। भाई जब कच्चे माल की बर्बादी होगी तो इसमें समय भी ज्यादा जाएगा, समय व शक्ति की बर्बादी होगी। फिर इसके बाद इसमें नंबर 6 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या था? शिक्षण विधि जो है अवास्तविक थी। इसमें श्रृंखलाबद्ध शिक्षण विधि का अभाव था और इसमें धार्मिक शिक्षा का भी अभाव था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लगा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा के। इनको जो है हम लोग आदर्शवादी भी कहते हैं। सबसे पहले हम प्रकृतिवादी भी आदर्शवादी बोलेंगे। आदर्शवादी क्यों बोलते हैं? प्रकृतिवादी क्यों बोलते हैं? और प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो आदर्शवादी सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवादी क्यों बोलते हैं। क्योंकि इनके उद्देश्यों की वजह से इनको आदर्शवादी बोलते हैं। इनके उद्देश्य कैसे थे? इनके उद्देश्य आदर्शवादी थे। जब हम प्रकृतिवादी जाएंगे तो इनके क्या, इनकी कार्य करने की योजनाएं, तो कुल मिला के इनकी योजनाएं ठीक, योजनाओं की वजह से ये प्रकृतिवादी कहलाते थे। फिर इसके बाद प्रयोजनवादी क्यों कहलाए? ये अपनी कार्य पद्धति की वजह से ना, कार्य करने का तरीका, कार्य पद्धति, जो इनकी कार्य पद्धति थी, उस कार्य पद्धति की वजह से ये प्रयोजनवादी कहलाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके में जाते हैं आप लोगों के। ठीक है सर, योजनाओं में क्या क्या आएगा? योजनाओं में जैसे इन्होंने कोई भी पढ़ाने का जो तरीका बनाते थे, योजनाएं बनाते थे कि किसी बालक को कितने घंटे, कौन सी क्लास कितने घंटे चलनी चाहिए, कौन सी क्लास कितने घंटे नहीं चलनी हाँ, चाहिए, इन्होंने पूरी किस टाइम टीचर टेबल को बनाया कैसे था ना। पढ़ाना चाहिए, किस टीचर को कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वो पूरी की पूरी योजनाओं जो है प्रकृतिवादी थी इनकी। तो योजनाओं के तरफ समय किया सारणी दिया था इन्होंने। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म
मनोज सर काम भी करना है। हाँ हाँ हाँ, बस बस यही, ये कंप्लीट हो गया। बस यहीं पर इतनी चीजें थी, यहीं पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा आदर्शवाद जी सर। ना। तो ये गांधी जी का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गांधी जी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने राम राज्य की बात भी करी थी, ठीक है। हाँ। वर्धा शिक्षा, वर्धा स्कीम भी अगर आपका आ जाए तो ये भी आ जाएगा आपका। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आता है आपका इसमें आपका, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, किसकी? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्राफ्ट एजुकेशन की बात करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इतना काफी कुछ पढ़ लिया इनके बारे में, ठीक है। आदर्शवादी के आदर्शवाद में जैसे बोले कि सत्य, अहिंसा और चरित्र के विकास पर इन्होंने बात दिया। प्रगतिवाद में इन्होंने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात करी कि बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान करिए तभी वो सीख सकेगा अच्छे से। जब हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद में जाते हैं तो इन्होंने बोला कि गांधी जी ने अन्य मुद्दों के साथ प्रयोगात्मक दृष्टि अपनाई है। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर चीजों को बताने का प्रयास किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर ये आपका कंप्लीट होता है आपका गांधी जी, ठीक है। अब देखते हैं कल की डेट में होली रहेगी, कल नहीं होगी क्लास, परसों हम लोग मॉर्निंग में क्लास करेंगे अब, ठीक है। सर सर बोले सर परसों हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस साइड में परसों होली है। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ इटावा तरफ, आगरा? नहीं नहीं, गोरखपुर में। गोरखपुर में? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है एक दिन मतलब? बाद रहता है। वो योगी जी ने खुद अनाउंस किया है कि 19 को होली मनाई जाएगी। अरे वाह, मतलब कुछ रीजन तो होगा, कैलेंडर अब पता नहीं चलो कोई पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं, नोटिफिकेशन यही आया था कि मतलब हर जगह बता रहे होता है मनोज सर क्या? कि इंसान विजयी प्राप्त करने के बाद कुछ भी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, तो परसों सबसे बड़ी होली है ताकत यहाँ होती पे। है। ये जो नीली बत्ती लाल बत्ती का जो नशा होता है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है ना। जी सर, हम लोगों का मेन गोरखपुर ही पड़ता है ना, तो परसों है होली। चलिए चलिए बढ़िया है। ये चलिए कितना 19 बड़ा को नहीं कर ताकत पाओगे तो हम लोग 20 को फिर मुलाकात करेंगे, या 19 को देखते हैं। आप मॉर्निंग में तो कर ही सकते हैं ना, मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में आप कर सकते हैं। नहीं संडे को सर काफी टाइम बाद भैया वगैरह सब लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो 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 तब ठीक है। बाकी होगा 19 को होगी क्लास तो होगी, नहीं तो फिर 20 को होगी ना। सर संडे को ही करिए जी? इसको ही रखिए सर, संडे को। संडे को रखें? संडे को, हाँ ये सर, चलिए संडे को 20 है ना सर? ठीक है ठीक है जी ठीक है। सर। चलिए फिर संडे को रखते हैं ना। जी चलिए सभी को जी सर। होली की ढेर आप सारी जब भी रखिएगा शुभकामनाएं। बता दीजिएगा। बिल्कुल, होली की ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। सर। बहुत सावधानी के साथ खेलिएगा होली। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सभी को, हम उसको हैप्पी साफ होली। सफाई करेंगे। हाँ सभी को जी हैप्पी होली। हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली। सभी मैं को अब भी भेज देती हूँ ना, ग्रुप में डाल देती हूँ। हाँ डाल। जी दी। फिर वो रह जाएगा, उसके बाद काम करने जाऊंगी, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है दी। चलिए ठीक है, ओके। सभी को हैप्पी होली, जय Thank हिंद। you. सभी को अच्छे से जी मनाइए सर, सब लोग thank you. हैप्पी होली सर। ओके।